અને બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે વરિષ્ઠ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी। सुब्रमण्यम जी, सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाज़ार में। और देख रहे हैं हम कि मार्केट अभी 26,000 के बहुत करीब आ गया है। क्या लग रहा है अभी आगे जाके हम जो न्यू हाइज कर पाएंगे, एफआईआईज को अट्रैक्ट कर पाएंगे, एफआईआईज की वापसी इससे शुरू होगी? क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो काम तो कर रहे हैं। क्या लग रहा है मार्केट का ट्रेंड आगे जाके? देखिए, एक मैं कहूँगा कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा विथ अ स्लाइटली बुलिश ट्रेंड। यानी 26,000 या न्यू लाइफ टाइम हाई पहुंचने के लिए एफआईएस की ज़रूरत नहीं है। डीआईएस की खरीदारी से ही ये 26,000 या उसके और 500 अंक पड़े तो लाइफ टाइम हाई पहुंच जाएगा। मगर मार्केट को अगर 27,000 पहुंचना है तो एफआईएस की वापसी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। और मैं क्यों कंसोलिडेशन फेज कह रहा हूँ कि ट्रंप के जो मिस्टर गो के जो कांग्रेस में जो उनकी अप्रूवल हुई थी एज एन एम्बेसडर, उस टाइम में स्पीच में बहुत पॉजिटिव उन्होंने खबर दी थी मिस्टर मोदी के साथ फ्रेंडशिप के बारे में, और ट्रेड डील बहुत जल्द साइन होने वाली है इसके बारे में। मगर एक्चुअल ट्रेड डील अभी तक की कोई खबर नहीं है कि साइन होने वाली है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जब तक वो खबर नहीं आती है एफआईएस की वापसी आप तेजी से नहीं देख पाएंगे। तो ट्रेड डील होना बहुत ज़रूरी है। वो हम सुन रहे हैं कि बायलैटरल टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि कभी उस पर एक मोहर लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जो रिज़ल्ट सीज़न है वो मिक्स बैग रही है, राइट। और यहाँ थोड़े निराशा भी मिली है, थोड़े पॉजिटिव अपने को सरप्राइजेस भी मिले हैं। कंजम्पशन एज अ थीम अभी भी स्ट्रॉन्ग जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन होगा कि आफ्टर 2 क्वार्टर्स कैसे चल रहा है, तो एक सर्टेनिटी आ सकती है। लेकिन कैसे आप देख रहे हो जो जीएसटी की कम हुआ है, उसकी असर आपको कैसे दिख रही है? कंजम्पशन स्टॉक्स में आपको आपका क्या मत है? और जो रिजल्ट्स आए हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स वी नो कि ये समय के रिजल्ट में इतनी इफेक्ट तो नहीं दिखाई देगी होगी। आपने सही कहा कि इस क्वार्टर की कंजम्पशन के रिजल्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और कंजम्पशन के आउटलुक के बारे में मैं 2 चीज़ कहूँगा कि ओवरऑल पॉजिटिव है। मगर जनवरी अर्निंग सीज़न जब शुरू होती है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखना है कि ये जो टॉप लाइन ग्रोथ की खबर बहुत बड़ी आ रही है, ऑटो कंपनीज़ और ड्यूरेबल कंपनीज़ और टेलीविज़न्स ऐसे चीज़ों की। मगर क्या वो मार्जिन को प्रोटेक्ट करके ग्रोथ हुआ है या मार्जिन्स को सैक्रिफाइस करके ग्रोथ हुआ है? ये हमें जब जनवरी में अर्निंग सीज़न की रिपोर्ट आती है तभी हमें पता लगेगा। तो एक वेट एंड वॉच स्थिति होगी फॉर द अर्निंग सीज़न कि कंजम्पशन की कंपनीज़ ने मार्जिन्स को एक्सपैंड करते हुए सेल्स बढ़ाया तो फैंटास्टिक। तो वो एक खबर का इंतज़ार करना होगा। मगर स्टोरी तो लंबी चलेगी क्योंकि आपको फरवरी मार्च में ऑटो के सेल्स वापस ईयर एंड की डिप्रिसिएशन के कारण स्मॉल बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स, ये लोग गाड़ी तब खरीदते हैं। तो ऑटो में और एक रुझान मिलेगा आपको मार्च एंड की क्वार्टर में। फिर सेकंड चीज़ है कि एक चीज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जिसमें ज़्यादा अब तेज़ी नहीं है मगर मार्च से शुरू होगा, वो होगा कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स। ये इन सब की खरीदारी आपको मार्च, अप्रैल, मई की गर्मी के वक़्त में जाती है। तो ये जीएसटी कट का इम्पैक्ट आपको तब दिखेगा। और फिर तीसरा भाग होता है इस होल कंजम्पशन स्टोरी के पीछे, वो है रियल एस्टेट और ख़ास करके अफोर्डेबल हाउसिंग का। क्योंकि एक त्योहार के समय में लोग घर नहीं खरीदते हैं, वो सोच समझ के खरीदते हैं। और उसमें क्या होता है कि ईएमआई का भी कट हुआ है तो हाउसिंग लोन्स भी कम हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमआई बर्डन। बट सप्लाई की प्रॉब्लम है, अभी भी रियल एस्टेट डेवलपर्स ने सब ध्यान बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े-बड़े जो विलास और महँगी घर है उसके ऊपर ही उन्होंने ध्यान दिया है, और उधर तो बिकवाली अच्छी चल हो रही है। मगर सप्लाई की शॉर्टेज है क्योंकि उन्होंने इतने सालों से, इतनी महीनों से, मैं कहूँगा सालों से नहीं, कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड क्लास हाउसिंग में एक रुझान नहीं था, तो उन्होंने भी ऐसे
प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च किए। मगर अब ये जीएसटी कट, क्योंकि सीमेंट और अदर इनपुट कॉस्ट में भी आपको जीएसटी कट का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी भी सोच अब अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर जाएगी। तो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे अगले 6 महीने के अंदर, जहाँ पे वो थोड़े शहर के बाहर एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड लेकर उसको अफोर्डेबल तरीके से लॉन्च करेंगे, तो उसका डिमांड भी मैं बढ़ते हुए दिख रहा हूँ। तो 9 महीने से 1 साल में एक रियल एस्टेट सेक्टर का भी इस जीएसटी कट का इम्पैक्ट दिखेगा, जिसको भी मैं मानता हूँ कि इज़ अ पार्ट ऑफ द कंजम्पशन पैक। तो कंजम्पशन की आउटलुक पॉजिटिव है, खाली जनवरी अर्निंग सीजन में एक मार्जिन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो उसके अलावा भी कंजम्पशन की स्टोरी अच्छी, और याद रखिए कि जनवरी में अगला पे कमीशन का अनाउंसमेंट भी हुआ, वो भी कंजम्पशन की एक पॉजिटिव है। और साथ में डिस्क्रिशनरी का देखें, क्योंकि ट्रैवल है, होटल्स है, टूरिज़्म है, क्योंकि अभी दिसंबर की छुट्टियां भी होगी, वेडिंग सीज़न है, वहाँ कैसे आप देख रहे हो? और ये सेक्टर में देखो, अगर जो स्टॉक्स चुनने हैं तो कैसे चुने? देखिए, मेरे एयरलाइन स्टॉक्स मुझे पसंदीदा है, क्योंकि एयरलाइन का भी वो चाहे कि हाई ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, तो उनकी जब भी वॉल्यूम्स बिल्डअप होती है तो ऑटोमेटिकली वो उनके प्रॉफिट्स भयंकर बढ़ती है। और क्योंकि आजकल लोग अभी इवन शॉर्ट ट्रिप्स के लिए एयर एयर ले लेना शुरू कर दिए हैं, और एयरफेयर हैज बिकम, एयरपोर्ट्स का भी बहुत बड़ा एक एक्सपेंशन हुआ है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म के अंदर ये शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स का बहुत मैं इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, और फेयर्स भी बढ़ते हैं उस हिसाब से। तो मेरे लिए एयरलाइंस एक पिक होगी। सेकंड, होटल इंडस्ट्री में मेरे को 3 स्टार एंड 4 स्टार, क्योंकि क्या होता है कि मेन ट्रैवल में देख रहा हूँ कि एक होता है कि विंटर में आपको बीचेस की ओर जाते हैं, मगर मेडिक जो स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है, क्योंकि राम जन्मभूमि और कुंभ मेला के बाद एक जो रुझान आया है कि बहुत से पिलग्रिमेज टूर्स प्लान करके लोग जा रहे हैं, तो मगर वहाँ पे क्या है कि 5 स्टार होटल सब ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट या फिर बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए होते हैं, मगर 3 स्टार और 4 स्टार के बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि एक्सपेंशन हो रही है, और उसी में एक बूम मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक टूरिज्म में रिलीजियस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, और उसके साथ होता है मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि अगल बगल के देश से, अफ्रीका से ले लो, बांग्लादेश से ले लो, बहुत से लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो भी हॉस्पिटल्स के करीब में थोड़ी सस्ते वाली अकोमोडेशन ढूंढते हैं। तो ब्रॉडर होटल सेगमेंट में मैं देख रहा हूँ कि बजट क्लास और मिडिल क्लास होटल्स में बहुत बड़ी बढ़त है। ऐसी जो कंपनियां उसके ऊपर फोकस करेंगी, उनका भी आउटलुक मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। जी, तो ऑफ कोर्स એરલાઇન્સ 3 to 4 સ્ટાર હોટેલ્સ અહીંયા પણ આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ. સો ઘણા બધા એવન્યુઝ છે કન્ઝમ્પશન સ્ટેપલમાં અને ડિસ્ક્રિશનરીમાં. પણ आगे बढ़े तो सुनील जी, दूसरा जो अपकमिंग एरिया है, जो अभी हम बहुत उसकी बात कर रहे हैं, हमने तो की है, लेकिन अभी इतना फोकस हो गया है, वो है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर वायर्स, और यहाँ और रिन्यूएबल्स, यहाँ इतना इकोसिस्टम अभी बन रहा है, क्योंकि ये पावर की डिमांड तो अभी बढ़ने ही वाली है, जैसे कि डेटा सेंटर्स अभी आ रहे हैं, राइट? कैसे आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? अगर यहाँ ढूंढनी है तो कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे? देखिए, इसका इश्यू क्या है मैं बताता हूँ। डिमांड की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, जी। और लॉन्ग टर्म है, इसमें 5 7 10 साल तक चल सकता है, क्योंकि अभी प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत ही नहीं हुई है। उसकी बढ़त से भी ऑटोमेटिकली पावर की रिक्वायरमेंट आपको भयंकर बढ़ेगी। इश्यू क्या है इसमें, और एआई का भी अगर इंडिया अपनाती है, एआई के लिए भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। तो इश्यू क्या है कि यहाँ पर लिमिटेड कंपनीज है और वैल्यूएशंस बहुत बढ़ चुकी है। तो मेरा व्यू है कि 2-3 चीज़, एक शॉर्ट टर्म व्यू ना ले, आपकी रुझान होनी चाहिए 5 7 10 साल की। सेकंड, मैं कहूँगा कि पूरा वैल्यू सिस्टम में आप निवेश कीजिए, जो जो भी आपने कहा, पावर, ट्रांसमिशन, न्यू एनर्जी, ओके, अल्टरनेटिव्स, इन ग्रीन एनर्जी, इन सब में आप निवेश कीजिए, और उसमें बिकॉज़ वैल्यूएशंस आर अ बिट हाई, मैं कहूँगा कि आप डाइवर्सिफ़ाई कीजिए। एक 25-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो पूरे इकोसिस्टम का बनाइए, और उसको स्टैगर्ड तरीके से आप निवेश कीजिए। अगले 1 साल तक आप धीरे-धीरे खरीदिए उस पोर्टफोलियो में, हर महीने थोड़ा बहुत खरीदिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। और इसका और एक कारण होता है कि जैसे ही अभी ट्रेड डील साइन होती है, तो ऑटोमेटिकली रुझान आपको टैरिफ सेक्टर्स में चले जाएगा। अब डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने ऑलरेडी अपना कैपिटल को ज़्यादातर डिप्लॉय कर दिया है, तो अगर उनको उसमें ज़्यादा एलोकेशन करना है, तो कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो पावर ऐसी चीज़ है, हम जहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूएशंस हाई है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकता है बिकॉज़ ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर रोटेशन। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक निवेशक
डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखकर स्टैगर्ड तरीके से निवेश करें और लंबी अवधि का टाइम रखें इस निवेश के लिए। एब्सोल्युटली, कि अभी एक स्टिल इवॉल्विंग है, तो यहाँ એક ઓફકોર્સ એક લાંબો ટેન્યોર માટે અહીં આપણે નજર રાખવું જોઈએ. શોર્ટ ટર્મમાં અહીંયા તમને એટલા ગેઇન્સ જોવા નહીં મળે, બિકોઝ આ સ્ટોરી હજી ઇવોલ્વ થઈ રહી છે ને હજી અહીંયા ઘણું કામ બાકી છે. पर सुनील जी, दूसरा अगर हम देखें तो हम जो न्यू एज कंपनीज़ है जो हमने आते हुए देखी अराउंड कोविड, और अभी हम वहाँ एक अपमूव देख रहे हैं. थोड़े स्ट्रगल के बाद वो अभी प्रॉफिट जोन के नज़दीक आए हैं. वो है जैसे कि नायका हो कि इटर्नल हो, ऐसे पेटीएम हो. वहाँ हम देखो तो अभी थोड़ा लग रहा है कि चलो अभी हम यहाँ निवेश की सोच सकते हैं. ये न्यू एज बट नॉट सो न्यू एज कैसे देख रहे हो आप? यहाँ कुछ काम करोगे आप? जरूर करूंगा, बट सेम फिलोसफी जो उन्होंने पावर के एक बारे में कहा, डाइवर्सिफाई अक्रॉस द पैक और स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सब मार्केट एक्सपेंशन भयंकर होने वाला है इस न्यू एज सेक्टर के लिए, मगर विनर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है. कौन आगे जाके इसमें मार्केट शेयर पकड़ेगा, कौन विनर होगा, और कुछ लूजर्स भी होंगे. तो इन पे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपके हार्ट की जो बीट्स है वो ईसीजी की तरह ऊपर नीचे जाएगी. तो डाइवर्सिफाई एंड स्टैगर, यही मेरी फिलॉसफी है न्यू एज में. और वहां पे मैं कहूंगा कि पूरा एक आपकी रिस्क कैपिटल के जरिए आप एक कैपिटल एलोकेशन अपने टोटल कैश में रखिए. सिर्फ 20% रख रहे हैं समझिए आप, तो उस 20% का पूरा आप डिप्लॉय मत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिन में मुझे बहुत सारे और भी प्रॉमिसिंग न्यू एज कंपनीज लिस्टिंग के लिए आने वाले हैं. तो उनके लिए भी पोर्टफोलियो में आप जगह बना के रखिए. तो आज आप 50-60% उस कैश को डिप्लॉय कीजिए एग्जिस्टिंग न्यू एज जो लिस्टेड है, और आने वाले के लिए और 40% आप रख लीजिए. और अगले 2 साल में आप इस पोर्टफोलियो को बनाकर 20-25 कंपनियों की, उसमें स्टैगर्ड तरीके से हर महीने आप खरीदें, बिकॉज डेफिनेटली इनमें कहीं पे एक क्वार्टर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आएगी, कहीं पे कुछ रेगुलेटरी इफेक्ट आएगा, कुछ ना कुछ बात आपको होती रहेगी, तो वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी. तो मैं कहूंगा कि इधर 1-2 साल में आप फिर अपना कैपिटल फुला डिप्लॉय कीजिए विथ एग्जिस्टिंग कंपनीज और न्यू लिस्टिंग जो आने वाले हैं, और स्टैगर्ड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. डाइवर्सिफाई एंड स्टैगर, यही मेरा एक सलाह है इन टर्म्स ऑफ द. जी सुनील जी, आपने कहा कि और भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ मार्केट्स इतना हॉट है. कौन से एरिया में हमको नज़र रखनी चाहिए जो हमको डिप्लॉय करना है? कौन से प्रॉमिसिंग एरियाज में ये आईपीओज आ सकते हैं? मुझे ना, देखिए न्यू एज शायद ना हो, मगर एसेट मैनेजमेंट स्पेस में जो लिस्टिंग्स आएगी वो एक इम्पॉर्टेंट है. और इंश्योरेंस कंपनीज भी लिस्टिंग जो आएगी वो इम्पॉर्टेंट है. और ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में, ये सब मुझे न्यू टेरिटरीज है जहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है अभी, मगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. तो डेफिनेटली इन जो न्यू प्लेयर्स आएंगे इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों में. सिमिलरली इन आईटी एंड एआई स्पेस में भी अब सुना है कि कॉग्निसेंट भी आके डोमेस्टिक में लिस्टिंग करने वाली है. तो ये भी बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है, इंटरनेशनल लिस्टेड है. तो मैं कहूँगा कि आईपीओस को ही अब देखें तो बहुत मार्केट में एक्सपैंड होने वाली है. और ऑल्टरनेटिव एनर्जी के स्पेस में, ड्रोन्स में, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आके लिस्ट करेंगे कुछ फ्रेश ग्रोथ कैपिटल के लिए. तो मेरा मानना है कि ये बहुत हॉट एंड हैपनिंग स्पेस है, और डेफिनेटली आप इसके लिए कैश अलग रखने की जरूरत है इन कंपनियों को भी खरीदने के लिए. सुनिए जी, दूसरा जो एक एरिया है, हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होल एंड सोल, अगर आपको हमें बात करनी है, हमने पावर सेक्टर की तो बात की, लेकिन उसके रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, आप देखो बिल्डिंग्स, इतना सारा यहाँ कामकाज हो रहा है. एक मेक ओवर जैसा हो रहा है अभी भारत का. कैसे देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज सपोर्टिंग सीमेंट मेटल सेक्टर, आगे जाके कैसे काम कर सकता है? हमें कहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए, ये जो आपने कहा ना, रोड्स और एयरपोर्ट्स और ब्रिजेस और ये सब बात ना, वो चलती हुई बात है जो गवर्नमेंट के खर्चा के कारण हो रही है, मगर आने वाले दिन इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा प्राइवेट सेक्टर लेड. और उसके लिए देखेंगे तो एक थोड़ी शिफ्ट होगी. सीमेंट और स्टील की तो ज़रूरत होगी, बिल्डिंग्स तो बनते ही हैं एक्सपेंशन में, और कॉपर एल्यूमिनियम मेटल्स की भी ज़रूरत होगी. मगर बड़े बड़े बिग टिकट आइटम्स हो गए, टर्बाइन्स और इंजीनियरिंग मशीनरी. तो थोड़ा एक पोर्टफोलियो में एक चेंज होना चाहिए कि आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड कैपेक्स
की जो सप्लायर्स है, कैपिटल गुड सप्लायर्स, उनमें मैं देख रहा हूँ कि एक 3 से 5 साल का एक बहुत लंबा साइकिल शुरू होने वाला है, शायद 6 महीने और 1 साल के बाद। तो आज से देखें तो करीबन 6-7 साल की बात है और वहाँ पे ये जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ ज़्यादा पिच होती है। तो एक आपको उधर ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोज़र देना चाहिए। सेकंड, पीएसयू बैंक्स में क्योंकि ये पूरा फाइनेंसिंग ये भी एक पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौन फाइनेंस करेगा? अब पहले की तरह आईसीआईसीआई, एफसीआई, आईडीबीआई ऐसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नहीं रहे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ही इस होल कैपेक्स साइकिल को सपोर्ट करना होगा थ्रू फाइनेंसिंग। तो ये जो इंफ्रा प्ले में मैं मानता हूँ कि एक तो एग्जिस्टिंग जैसे आपने बताया जो ऑलरेडी सीमेंट और इसका डिमांड नंबर्स भी देखे, क्वार्टरली नंबर्स भी सीमेंट के बहुत अच्छे थे। वो तो कंटिन्यू रहेगा मगर उसके ऊपर एक लेयर आपको इंजीनियरिंग कैपेक्स और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसी कंपनियों को जोड़ना चाहिए और खास करके पीएसयू बैंक्स का एक शेयर उस पोर्टफोलियो में बनाना चाहिए जो पूरी कैपेक्स साइकिल का बेनिफिट आप उठा पा सके। हाँ, और साथ में आपने फाइनेंशियल सेक्टर मेंशन किया तो वो एक वास्ट सेक्टर है, राइट? फिर उसमें पीएसयू हो, प्राइवेट हो, एनबीएफसीज हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, एएमसीज हो, यहाँ एक बहुत बड़ा बुके बन रहा है। कहाँ आप निवेश करोगे? अभी आपको पीएसयू में ज़्यादा आप रुझान दोगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमें देखना चाहिए? आगे जाके कैसे एक ट्रेंड हो सकता है और कैसे वो सिर्फ फाइनेंशियल्स का हम एक बुके बना सकते हैं? नहीं, फाइनेंशियल्स का बुके ज़रूर आप बना सकते हैं बिकॉज़ ओवरऑल उसमें मल्टीपल तरह के प्लेयर्स होते हैं। लेंडिंग फाइनेंशियल्स होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और एनबीएफसीज़ और गोल्ड फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंस ये सब आते हैं। मगर नॉन लेंडिंग में भी आपको एएमसीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनिटली आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस बनना चाहिए बट वेटेज मैं कहूँगा कि पीएसयू बैंक्स का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अभी भी पीएसयू वर्सेस प्राइवेट में देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो में फ़र्क अभी भी है। गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मर्जर्स के लिए, फॉरेन कैपिटल अलाउ करने के लिए अप टू 49% लिमिट की बात हो रही है और लेंडिंग में भी बहुत से रिफॉर्म्स किया है आरबीआई ने थ्रू लेंडिंग अगेंस्ट शेयर का लिमिट बढ़ा दिया 1 करोड़ तक। उन्होंने उनको मर्जर्स एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग की अनुमति दे दी है। तो इन सब की चीज़ के कारण और प्राइवेट कैपेक्स को फाइनेंस करने की ताकत पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये है क्योंकि छोटे-मोटे कंपनी जैसे एमएसएमईज़ और एसएमईज़ होते हैं, उनको लेंड करने का इनका अनुभव है 30-40 साल से। व्हेरेas प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ना और एनबीएफसीज़ का भी उधर उतना एक्सपीरियंस नहीं है और इनिशियल एक्सपीरियंस से भी देखें तो एनपीए लेवल बढ़ रही है, तो वो डर रहे हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक का करीबन मोनोपोली टेरिटरी में मानता हूँ। तो मेरे लिए एक मीडियम टर्म आउटलुक रखते हुए इस डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस पोर्टफोलियो में नंबर 1 मैं पब्लिक सेक्टर बैंक को एलोकेशन दूँगा। सेकंड मैं कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स पूरा कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम को दूँगा क्योंकि वहीं पे आप देख रहे हैं कि जो सेविंग्स ऑफ इनकम टैक्स और जो भी जीएसटी के कारण जो भी सेविंग्स आ रही है लोगों के हाथ में, वो मेरे ख्याल में एक कैपिटल मार्केट की पेनिट्रेशन की स्टोरी जो बढ़ रही है और उसमें क्या है कि विन विन सिचुएशन हुआ है क्योंकि अपनी डीआईएस की खरीदारी के कारण मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं, इसके बावजूद कि एफआईएस ने इतना बिकवाली किया है। तो क्या होता है कि डोमेस्टिक निवेशक के भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ती जा रही है और पेनिट्रेशन भी धीरे-धीरे बढ़ेगी। तो इसके बेनिफिशियरीज होंगे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस में भी जीएसटी हटाने के कारण एक्सपेंशन ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट भी मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रांग हो सकती है। तो मेरा सेकंड पिक इसमें होगा नॉन लेंडिंग पीस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके बाद ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और गुड क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी तो रखना ही है पोर्टफोलियो में, पर वेटेज इन दोनों का मैं ज्यादा दूंगा। તો પીએસયુઝ અને એનબીએફસીઝમાં આપણે વેટેજ વધારે આપીશું. ઓફકોર્સ પ્રાઇવેટ બેંક અને અહીંયા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ઘણું બધું અહીંયા એવેન્યુઝ છે. दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है अभी वर्ल्ड ओवर का और वो है टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी जो भी नहीं अपनाएंगे तो वहाँ वो पीछे रह जाएंगे, ऐसा अभी सिचुएशन आ गया है, राइट? कैसे आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी काउंटर्स में आप निवेश करोगे क्योंकि अभी एआई आएगा, कि टेक्नोलॉजी अपनाने वाले पे आप निवेश करोगे? कैसे यहाँ हम बाइफिकेट कर सकते हैं? देखिए, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी अपनाने वाले में ही बेनिफिट आपको दिखेगा, मगर वो कैसे अपनाएंगे ये एआई का कंसल्टिंग कंपनीज ही उनको
सो फर्स्ट मेरे लिए एआई कंपनीज का कंसल्टिंग पहले बढ़ेगा, उसके बाद रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरह ये है एआई का रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज है उनके पास, सबके पास बढ़िया कैश बैलेंसेस है, तो उनको अपना बिजनेस मॉडल बदलना होगा और बदलेंगे भी, क्योंकि कैश है, एक्विजिशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपने भी देखा कि बड़े दिग्गज कंपनियों ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में करीबन 1 GB का इन्वेस्टमेंट करने की ऐलान किया था, और एक्विजिशंस भी करेंगे। तो आईटी सेक्टर विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी, बिकॉज वो इस चीज में निवेश करके कंसल्टिंग एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। फिर अंडरलाइंग इंडस्ट्रीज में जो एआई को सबसे तेजी से अडॉप्ट करते हैं, उनमें आपको एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं। मगर वो कौन सी सेक्टर्स होगी जो पहले उसको अपनाती है, वो आज हमें पता नहीं होगा। तो आज के लिए मैं कहूंगा कि फोकस आप आईटी पे रखें, और उसके लिए मार्केट वाइज एक पॉजिटिव क्या है कि मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है वो पिछले 1 साल में, तो इसके कारण उधर भी वैल्यूएशन उतने महंगी नहीं है। और सेकंड क्या है कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ गई है, क्योंकि इसके बाद मैं ज्यादा गिरावट नहीं देख रहा हूं उधर। तो इसलिए मेरा फोकस है कि एआई को प्ले करने के लिए एक्चुअली एक डाइवर्सिफाइड आईटी कंपनी का पैक आपको फर्स्ट, फिर धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट 2 years आप उस एआई के कौन से सेक्टर्स में अडॉप्शन ज्यादा हो रहा है, कहां पे बदलाव आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप शिफ्ट कर सकते हो एलोकेशन। बट इनिशियली स्टार्ट एंड लीड विद टेक्नोलॉजी कंपनीज जो एआई को तेजी से अपना रही है। तो नेचुरली ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज इसमें स्फूर्ति दिखाएगी, और क्विकली दे विल चेंज द मॉडल एंड अडेप्ट टू दिस न्यू एआई। એબ્સોલ્યુટલી તો ઓફકોર્સ ટેકનોલોજી અપનાવતી જે કંપનીઝ હોય એવી ટેકનોલોજી કંપનીઝ પર તમે ध्यान રાખો અને ધીરે ધીરે અહીંયા એડ થશે અત્યારના सुनील जी ऐसे अभी सिचुएशन आ गई है कि एट वन शॉट आप नहीं बाय कर सकते लमसम ऐसे नहीं, जैसे हम एसआईपी का बता रहे हैं सब व्यूअर्स को, ऐसे ही है कि चूज़ और पिक करो और फिर अपने पोर्टफोलियो अपने बास्केट में डालो और सुनो और देखो कि क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ क्या चल रहा है भारत में, और फिर आप निवेश कर सकते हो। ऑन दैट नोट सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને એ સાથે જ મને પ્રાપ્ત રજા વિજોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।